हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट की, आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमेयता, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जब भी हम आव्यूहों का गुणन करके बताते हैं तो वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए इनके इस गुणधर्म को कहा जाता है आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमयता। यदि a तथा b हमारे पास दो दिए गए आव्यूह हैं और ab ba दोनों ही परिभाषित हैं, तब यह आवश्यक नहीं होता है कि ab का मान ba के बराबर हो ही हो। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, और चूंकि कोई एक आव्यूह भी इस कंडीशन को पूरा ना करे तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नेगेटिव में चेंज हो जाती है, क्रम विनिमय नहीं फॉलो करने वाली कही जाती है। तो इसीलिए जनरली जब भी हमें दो आव्यूह ए बी दिए गए हैं और वहाँ ए और बी का गुणन तथा बी और ए का गुणन दोनों ही परिभाषित हैं, तब जरूरी नहीं है कि वह आपस में बराबर बराबर हो, और अधिकतर केसों में ए बी बी ए के बराबर नहीं आता है। एक स्पेशल केस में हम ले सकते हैं कि ए बी बी ए के बराबर कब आएगा, जब हमारे पास समान कोटि के विकर्ण आव्यूह दिए गए होंगे और उनका गुणन हम करके देख रहे होंगे, तब उन विकर्ण आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ एक आव्यूह कोटि 2x2 का लिया है जो कि विकर्ण आव्यूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमने लिया है फिर से कोटि 2x2 का, क्योंकि हमें यहाँ समान कोटि के ही आव्यूह चाहिए हैं, साथ ही यह हमने फिर से विकर्ण आव्यूह ही लिया है। यदि हम इन दोनों का गुणनफल करके बताते हैं तो पहले अवयव में हमें प्राप्त होगा पहले पंक्ति पहले स्तंभ की गुणा करने पर 1 गुणा 3 3 प्लस 0, कुल मिलाकर के आंसर हमें मिलेगा 3। इसी तरीके से जब हम a12 निकालेंगे तो पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करने पर 1 की गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 0 की गुणा 4 में करेंगे तो 0, कुल मिलाकर के आंसर मिल जाता है 0। जब हम a21 निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, 0 की गुणा 3 में करेंगे 0, प्लस 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, जोड़ने पर कुल आंसर हो जाता है 0। इसी तरीके से लास्ट a22 निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, 0 की गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 8, कुल मिलाकर के आंसर हो जाता है 8। इसी तरीके से यदि हम इस आव्यूह को पहले स्थान पर रख देते हैं और इस दिए गए आव्यूह को दूसरे स्थान पर रख देते हैं, तब भी इनका गुणनफल हमें इतना ही मिलने वाला है। तो ये एक स्पेशल केस होता है कि आव्यूहों के गुणन में क्रम विनिमयता को कब देखा जाता है, जब समान कोटि के विकर्ण आव्यूहों का हम गुणनफल करके देखते हैं, तभी वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, नहीं तो जनरली यह दोनों गुणनफल आपस में बराबर बराबर नहीं होते हैं। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ हमने एक आव्यूह ए लिया है जो कि कोटि 2x3 का है, साथ ही दूसरा आव्यूह हमने बी लिया है जो कि कोटि 3x2 का है। तो हमें ए बी और बी ए के मान ज्ञात करके बताने हैं, साथ ही दिखाना है कि इनके गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जाँच कर लें कि दोनों गुणनफल ए बी और बी ए परिभाषित हैं या नहीं। ए बी के परिभाषित होने के लिए हमें चाहिए ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो ए में स्तंभों की संख्या बराबर है 3 और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है 3, इसका मतलब है ए बी परिभाषित होगा। इसी तरीके से बी ए के परिभाषित होने के लिए हमें चाहिए बी में स्तंभों की संख्या बराबर हो ए में पंक्तियों की संख्या के। तो यदि हम बी में स्तंभों की संख्या देखते हैं तो 2 है और ए में पंक्तियों की संख्या देखते हैं तो वह भी 2 है, इसका मतलब है यहाँ बी ए बी परिभाषित है। आप ये बात लिख करके भी बता सकते हैं, क्योंकि ए जो हमें आव्यूह दिया गया है उसका ऑर्डर 2x3 है और जो बी आव्यूह हमें दिया गया है उसका ऑर्डर 3x2 है। तो यहाँ यदि हम ए बी का मान निकाल करके बताएंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब है ए बी परिभाषित होगा, और ए बी का जो हमें आंसर मिलने वाला है वो 2x2 में मिलने वाला है। क्योंकि जब भी हम गुणनफल निकालेंगे इस उभयनिष्ठ मान को छोड़ देंगे, यहाँ हम लेंगे पंक्तियों की संख्या और यहाँ हम लेंगे स्तंभों की संख्या को। इसी तरीके से जब आप बी ए को देखेंगे तो बी में यहाँ स्तंभों की संख्या और यहाँ पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर है, इनका जो गुणनफल
अवयव हमें प्राप्त होगा वहाँ हम लेंगे बी में पंक्तियों की संख्या और ए में स्तंभों की संख्या। तो ये हमें मिल जाता है बी ए का ऑर्डर, दोनों के दोनों ही परिभाषित होंगे। और सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी का मान। तो यहाँ हम ए वाले अवयव को उतार लें, 1 -2 3 -4 2 5। साथ ही गुणा में हमें चाहिए है अवयव बी, उसका मान है 2 3 4 5 2 और 1। इनकी गुणा हमें करके बतानी है, जिसमें आंसर में हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो हम यहाँ अपने मैट्रिक्स को इसी हिसाब से बनाएंगे कि हमें यहाँ केवल 4 अवयव लिख करके बताने हैं। जब हम पहले अवयव को निकालेंगे A11, यहाँ होता है A12, यहाँ A21 और यहाँ A22। A11 का मतलब है पहले वाले अवयव से पहली पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव में पहले स्तंभ के साथ करके बतानी है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ की गुणा करेंगे, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, प्लस -2 की गुणा 4 में करेंगे -8, प्लस 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6। ऐसे ही जब A12 निकालेंगे तो पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। यह पंक्ति बताते हैं, यह स्तंभ बताते हैं। हमेशा पहले अवयव से पंक्ति लेते हैं और दूसरे अवयव से स्तंभ लेते हैं। तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ की गुणा करने पर पंक्ति, और यह स्तंभ है, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3, प्लस -2 की गुणा 5 में करेंगे -10, प्लस 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3। अब यहाँ आ जाते हैं A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -4 की गुणा 2 में करेंगे -8, प्लस 2 की गुणा 4 में करेंगे 8, प्लस 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10। ये हो जाता है हमारा तीसरा अवयव। लास्ट में बचा A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -4 की गुणा 3 में करेंगे -12, प्लस 2 की गुणा 5 में करेंगे 10, प्लस 5 की गुणा 1 में करेंगे 5। इस तरीके से हमारे सारे अवयव हमें प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें यदि हम हल करके लिख लें तो यहाँ हमें मिलेगा 6 और 2 8 से 8 घटाएंगे 0, यहाँ 3 और 3 6, -10 + 6 कुल मिलाकर के बचेंगे -4। यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 10, और यहाँ 10 5 15 से 12 घटाएंगे तो मिलेगा 3। तो ये हो जाता है हमारा ए बी का मान। अब इसी तरीके से हम अपना बी ए का मान भी ज्ञात करके बताएंगे। तो बी ए बराबर, अब पहले हम अवयव बी का मान लिखेंगे 2 4 2 3 5 1, और अवयव ए का मान 1 -2 3 -4 2 और 5। अब यहाँ हमें जो बी ए अवयव मिलने वाला है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो अब जो हम मैट्रिक्स लेकर के चलेंगे वो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का लिख करके चलेंगे। तो मैंने यहाँ इसे 3 पंक्तियों में खोल करके चले हैं। अब यहाँ हमें जो अवयव चाहिए है, सबसे पहले चाहिए इस पंक्ति में A11 A12 और A13। A11 निकालने के लिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ की गुणा करेंगे, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, प्लस 3 की गुणा -4 में करेंगे -12। इसी तरीके से A12 निकालेंगे तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 की गुणा -2 में करेंगे -4, प्लस 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6। A13 निकालने के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेंगे, 2 की गुणा 3 में करेंगे 6, प्लस 3 की गुणा 5 में करेंगे 15। इसी तरीके से अब यहाँ हमें लेना है A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो यहाँ हमें मिलेगा 4 एकम 4, प्लस 5 की गुणा -4 में करेंगे -20। यहाँ 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ 4 तिया 12, प्लस 5 गुणा 5 25। लास्ट में हमें चाहिए होता है A31 32 और 33। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, 1 की गुणा -4 में करेंगे -4, 2 की गुणा -2 में करेंगे -4, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 2 की गुणा 3 में करेंगे 6, और 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5। यदि हम इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं तो -12 + 2 कुल मिला करके -10, यहाँ बचेंगे +2, यहाँ 21, 20 से 4 घटाएंगे -16, यहाँ प्लस में 2, और यहाँ इन्हें जोड़ने पर 37, यहाँ बचेगा -2, यहाँ पर भी -2, और यहाँ हो जाते हैं 11।
आप देख रहे हो यहाँ हमें सबसे पहले तो इनके ऑर्डर ही सेम नहीं मिल रहे थे, तो मैट्रिक्स कैसे सेम मिलते, लेकिन उन्होंने फिर भी हमसे ए बी और बी ए ज्ञात करने को कहा था, तो हमें इन्हें ज्ञात करके बताना था। और जब ये बराबर नहीं दर्शाने को कह रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्लियरली दोनों कहीं से भी इक्वल नहीं हैं, तो हम लिख सकते हैं स्पष्टतया या क्लियरली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट, जहां हमने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी को सीखा, आव्यूह के गुणन की अक्रम विनिमयता। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म होता है दो शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह। शून्येतर का मतलब है नॉन ज़ीरो, जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो यदि हम दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस की गुणा करके बताते हैं तो हमें आंसर में ज़ीरो आव्यूह मिल सकता है, शून्य आव्यूह मिल सकता है। इसे पढ़ने के लिए ज़ीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस। सबसे पहले हम इसे वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ें, ए और बी के लिए। हमने पढ़ा है कि यदि दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल ज़ीरो के बराबर है तो या तो पहली संख्या ज़ीरो के बराबर रही होगी या दूसरी संख्या ज़ीरो के बराबर रही होगी। लेकिन यदि हम आव्यूहों के लिए इसे पढ़ते हैं तो यह स्थिति सत्य नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि यदि दो आव्यूहों का गुणनफल ज़ीरो के बराबर है तो ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई भी एक ज़ीरो के बराबर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि यह दोनों ज़ीरो से अलग आव्यूह रहे हों, शून्येतर आव्यूह रहे हों, और फिर भी उनका गुणनफल हमें ज़ीरो प्राप्त हो जाए। यह होता है दो शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में एक शून्य आव्यूह को प्राप्त करना। तो इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं क्वेश्चन की मदद से। यहाँ क्वेश्चन में हमने लिखा है ए बराबर एक आव्यूह जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसी तरीके से दूसरा आव्यूह बी जिसका ऑर्डर भी हमने 2 क्रॉस 2 ही लिया है। एक दूसरा आव्यूह बी जिसका ऑर्डर भी हमने 2 क्रॉस 2 लिया है। हमें यहाँ ए बी का मान ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ ए बी का मान। ए बी बराबर ए आव्यूह को पहले लिख लेंगे और बी आव्यूह को बाद में लिख लेंगे। अब चूंकि इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो जो हमें आंसर में आव्यूह मिलने वाला है वह भी 2 क्रॉस 2 में ही मिलेगा, क्योंकि दोनों के लिए सभी आव्यूह समान दे रखे हैं। स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या सभी बराबर है, समान कोटि के आव्यूह हैं, तो इसलिए आंसर में भी हमें वही ऑर्डर मिलने वाला है। सबसे पहले निकालेंगे A11, फिर A12, A21 और लास्ट में A22। A11 निकालने के लिए पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ की गुणा करने पर 0 की गुणा 3 में करेंगे 0 प्लस -1 की गुणा 0 में करेंगे तो भी 0। इसी तरीके से A12 निकालने के लिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ की गुणा करेंगे, 0 की गुणा 5 में करेंगे 0 प्लस -1 की गुणा 0 में करेंगे 0। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 की गुणा 3 में करेंगे 0 प्लस 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 की गुणा 5 में करने पर 0 और 2 की गुणा 0 में करने पर 0। आप देख रहे हैं इसके सारे के सारे अवयव हमें 0 ही मिले हैं, और जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं हम उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। तो यहाँ हम इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि यदि दो आव्यूहों का गुणनफल एक शून्य आव्यूह है तो जरूरी नहीं है कि वह दोनों आव्यूह शून्य के बराबर रहे हो। बिना इन्हें शून्य के बराबर रहे हुए भी यह आव्यूहों का गुणनफल शून्य आव्यूह हमें प्राप्त हो सकता है। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म में तीसरा गुणधर्म होता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हम इसे रियल नंबर्स के लिए पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमेशा इस प्रॉपर्टी को हम 3 नंबर्स पे लगा करके बताते हैं। तो जब हम यहाँ इसे आव्यूह के लिए पढ़ रहे हैं तो इसे 3 आव्यूहों पर हम पढ़ेंगे, किन्हीं भी 3 आव्यूहों A, B तथा C के लिए, जबकि यह दोनों पक्ष परिभाषित हो तो AB गुणा C का मान बराबर होता है A गुणा BC के। अर्थात पहले हमने A और B का गुणनफल प्राप्त किया है और उसके आंसर में C की गुणा की है, या फिर हम पहले B और C का गुणनफल प्राप्त करें और A की गुणा उसमें बाद में करें, तो दोनों पक्ष हमें बराबर ही मिलेंगे। यही कहलाता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर से इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लें हम एक क्वेश्चन की मदद से। हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है A बराबर जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, दूसरा आव्यूह B जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तथा तीसरा आव्यूह जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है।
तो हमें a गुणा बी सी तथा ए बी गुणा सी का मान ज्ञात करके बताना है और साथ ही इन दोनों मानों को बराबर बराबर भी दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं अपने पहले एक पक्ष के मान को। तो हमें एक बार में चाहिए है बी सी की गुणा और एक बार चाहिए है ए बी की गुणा। तो पहले हम निकाल लें ए बी और बी सी के मान। तो ए बी बराबर ए वाले मैट्रिक्स को हम आगे लिखेंगे 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 और इसके पीछे लिखेंगे बी वाले मैट्रिक्स का मान 1 0 -1 3 2 4। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसीलिए यह गुणनफल परिभाषित है। इसे फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 2 में आएगा। तो 3 पंक्तियाँ चाहिए होंगी और 2 स्तंभ चाहिए होंगे। सबसे पहले 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ के लिए हमें अवयव चाहिए A1 A11 और A12। A11 ज्ञात करने के लिए यहाँ हम पहले आव्यूह की पहली पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से करके बताएंगे। तो 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 1 की गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस -1 की गुणा -1 में करेंगे तो +1। इसी तरीके से हमें यहाँ A12 निकालना है। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो 1 की गुणा 3 में करने पर 3 प्लस 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 प्लस -1 की गुणा 4 में करेंगे -4। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो निकालने के लिए A21 A22 दूसरी पंक्ति के साथ अब बारी बारी से दोनों स्तंभों की गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा 1 में करने पर 2 0 की गुणा 0 में करेंगे 0 3 की गुणा -1 में करेंगे -3। नेक्स्ट में इन दोनों की गुणा करेंगे। 2 की गुणा 3 में करने पर 6 प्लस 0 की गुणा 2 में करेंगे 0 प्लस 3 की गुणा 4 में करेंगे 12। नेक्स्ट 3 की गुणा करेंगे 1 में 3 -1 की गुणा 0 में 0 2 की गुणा -1 में करेंगे तो -2। लास्ट में बचता है A32। तो तीसरी पंक्ति दूसरे कॉलम को ले लेते हैं। 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 -1 की गुणा 2 में करेंगे -2 और साथ में 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 8। यहाँ हमें फाइनल में मैट्रिक्स मिल जाता है 1 और 1 2। यहाँ बचते हैं 1 यहाँ बचेंगे -1 यहाँ 18 यहाँ बचेंगे प्लस में 1 और यहाँ बच जाते हैं हमारे 15। तो ये हो जाता है हमारा आव्यूह ए बी। आव्यूह ए बी निकाल लेने के बाद अब हम निकालेंगे गुणन में ए बी के साथ सी की। ए बी जो हमें आंसर अभी पीछे मिला था उसे मैंने यहाँ लिख लिया है, साथ में आव्यूह सी को भी मैंने यहाँ लिख लिया है। अब आप यहाँ देखेंगे तो ए बी जो हमें गुणनफल आव्यूह प्राप्त हुआ है उसकी कोटि हमें मिली है 3 क्रॉस 2 और यहाँ इसका ऑर्डर हमें दिया गया है 2 क्रॉस 4। फिर से यहाँ स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब है कि यह गुणनफल भी परिभाषित है। तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वह मिलेगा 3 क्रॉस 4 में। तो 3 पंक्तियाँ लेनी हैं और 4 स्तंभ लेकर के बताने हैं। यहाँ पहला अवयव होगा A11 A12 A13 और लास्ट में A14। A11 ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ की गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस 1 दूनी 2। इसी तरीके से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ हल करके बताएंगे। तो 2 की गुणा 2 में करने पर 2 प्लस 1 की गुणा 0 में करेंगे 0। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को हल करने पर 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 और 1 की गुणा -2 में करेंगे तो -2। A14 निकालने के लिए पहली पंक्ति चौथा स्तंभ 2 की गुणा -4 में करेंगे माइनस में 8 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब इसी तरीके से हम पहुंच जाते हैं अपनी दूसरी पंक्ति पर। तो यहाँ हमें चाहिए होगा दूसरी पंक्ति के साथ पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हल करने पर -1 की गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 18 की गुणा 2 में करेंगे तो 36। यहाँ -1 की गुणा 2 में करेंगे तो -2, 18 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, -1 की गुणा 3 में करेंगे -3 प्लस 18 की गुणा -2 में करेंगे -36, -1 की गुणा -4 में करेंगे +4, बीच में प्लस लगाएंगे फिर से 18 की गुणा 1 में करेंगे तो 18। अब हमारे पास
लास्ट लाइन बच जाती है जहाँ हमें चाहिए होगा A31, 32, 33, 34। इसका मतलब है तीसरी पंक्ति के साथ क्रमशः इन सभी स्तंभों की गुणा हमें करनी है। तो 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 15 की गुणा 2 में करेंगे 30, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 0, 3 माइनस 30, यहाँ मिलेगा -4 और यहाँ 15। इन सभी को सॉल्व करके यदि हम लिख लेते हैं तो हमें आंसर में मिलेंगे 4, 4, 4, -7, 35, -2, -39, यहाँ 22, 31, 2, -27, यहाँ 11। तो ये हो जाता है हमारा AB गुणा C का आंसर। इसे हम नाम दे दें समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें बाद में इन दोनों पक्षों को बराबर भी दिखाना है। इसके बाद अब हम निकालेंगे BC का मान। तो BC गुणनफल को ज्ञात करने के लिए पहले हमने आव्यूह B का मान लिख लिया है और उसके पीछे आव्यूह C का मान लिख लिया है। B के लिए ऑर्डर 3x2 है और C के लिए ऑर्डर 2x4 है। फिर से यहाँ स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब है BC यहाँ परिभाषित होगा। जब यह परिभाषित होगा तो हमें जो गुणनफल आव्यूह मिलेगा वह मिलेगा ऑर्डर 3x4 का। इसका मतलब है 3 पंक्तियाँ लेनी है और 4 स्तंभ लेने हैं। 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ, जहाँ हमें पहली पंक्ति में मान मिलेंगे A11, A12, A13, A14। जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था काम, बिल्कुल ऐसे ही हमें करते हुए चलना है। पहली पंक्ति की गुणा क्रमशः सभी स्तंभों में करने पर बारी बारी से हमें अवयव मिलते चले जाएंगे। 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 3 की गुणा 2 में करेंगे 6, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 3 की गुणा 0 में करेंगे 0। इसी ऑर्डर से हम इन्हें करते जाएँ सॉल्व। तो 3 प्लस -6 -4 प्लस 3। नेक्स्ट में हमें करना है दूसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी से सभी स्तंभों में। तो 0 की गुणा 1 में करेंगे 0, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4। इसी तरीके से आगे सॉल्व करते जाएं। 0 प्लस 0, यहाँ 0 प्लस -4, 0 प्लस 2। नेक्स्ट के लिए हमें तीसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी से सभी कॉलमों में कर लेनी है। -1 की गुणा 1 में करेंगे -1, 4 की गुणा 2 में करेंगे 8। यहाँ मिलेगा -2 प्लस 0 -3 प्लस -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4। इन सभी को यदि हम हल करके लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा 7, 2, -3, -1, 4, 0, -4, 2 और यहाँ बचेगा 7, -2, -11 और यहाँ 8। अब हमारे पास BC आ गया है। इसके बाद हमें लास्ट वाली वैल्यू और निकालनी है A गुणा BC। तो उसे और निकाल लेते हैं। A गुणा BC को ज्ञात करने के लिए यहाँ हमने आव्यूह A का मान लिख लिया है और साथ ही आव्यूह BC का मान भी लिख लिया है। यहाँ आव्यूह A ऑर्डर 3x3 के हैं और आव्यूह BC ऑर्डर 3x4 के हैं। फिर से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ स्तंभों की संख्या यहाँ पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब है यह गुणनफल भी परिभाषित होगा और जो हमें आंसर में मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका ऑर्डर 3x4 हमें मिलेगा। इसका मतलब है 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ। फिर से वही हमें काम करना है। A11, A12, A13, A14। उसी प्रोसीजर से मैंने इस गुणनफल आव्यूह को प्राप्त कर लिया है और इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से यदि हम मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को मिलाकर के देखें तो पहली पंक्ति के सारे अवयव आप देख रहे हैं समान हैं। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति में भी वही अवयव हैं और तीसरी पंक्ति में भी ऐसे ही अवयव आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से जो हमें मान प्राप्त हुए हैं। समीकरण 1 हमें बता रहे हैं AB गुणा C का मान और समीकरण 2 में हमने अभी निकाल करके बताया है A गुणा BC का मान। तो यह दोनों पक्ष हमें बराबर बराबर मिल जाते हैं और क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया था कि दिखाइए कि AB गुणा C का मान A गुणा BC के बराबर होगा। साथ ही इन दोनों के आंसर्स तो हम बता ही चुके हैं समीकरण 1 व 2 में। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म में गुणधर्म नंबर 4 है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हमें 3 आव्यूह A, B तथा C दिए गए हैं तब उनके लिए A गुणा B प्लस C बराबर होता है AB प्लस AC के। इसी तरीके से इसी में
ए प्लस बी गुणा सी का मान बराबर होता है ए सी प्लस बी सी के, अर्थात हम ब्रैकेट के अंदर इसका वितरण अलग अलग अवयवों के साथ करके बता सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है वितरण नियम। साथ ही यह कंडीशन होती है कि यहाँ जो दोनों के दोनों पक्ष हैं वह परिभाषित होने चाहिए। इसका मतलब है यहाँ ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी प्लस सी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, और यहाँ आव्यूह ए प्लस बी में स्तंभों की संख्या सी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यही नियम यहाँ लागू होता है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर बराबर प्रत्येक गुणनफल के लिए होनी चाहिए। इस नियम को हम एक क्वेश्चन की मदद से वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है, एक आव्यूह ए दिया गया है, दूसरा आव्यूह बी है तथा तीसरा आव्यूह सी है, तो हमें ए सी बी सी तथा ए प्लस बी गुणा सी का परिकलन करके बताना है। इन तीनों के मान ज्ञात करके बताने हैं। साथ ही यह भी सत्यापित करके बताना है कि ए प्लस बी गुणा सी का मान बराबर होगा ए सी प्लस बी सी के। तो सबसे पहले हम बारी बारी से ए सी बी सी और ए प्लस बी गुणा सी के मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमें यहाँ सीधे सीधे अपने आप सत्यापन होकर के मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ हमें चाहिए है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर होगा आव्यूह ए का मान 0 -6 7 6 0 -8 7 8 0, इनके बीच में प्लस लगाना है और आव्यूह बी का मान लिख लेना है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। सबसे पहले हमें दो अवयवों के योगफल के लिए आवश्यक शर्त होती है कि दोनों के ऑर्डर समान होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोनों ही अवयवों में 3-3 पंक्तियां और 3-3 स्तंभ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ योगफल a प्लस बी परिभाषित होगा। यदि हम इनके संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा a प्लस बी का मान। तो इनके संगत अवयवों को जोड़ लेने पर a11 में a11 जोड़ेंगे, a12 में a12 जोड़ेंगे। इस तरीके से सभी अवयवों को हम जोड़ करके यहाँ लिखते जाएं। -5 0 10 8 -6 और यहाँ मिलेगा 0। इसके बाद हमें निकाल करके बताना है a प्लस बी गुणा सी का मान। तो a प्लस बी जो अवयव है उसका मान भी हम यहाँ ऊपर से लिख लेंगे, जिसे हम निकाल चुके हैं अभी। 0 -5 8 7 0 -6 8 10 0। साथ ही में गुणा में लिखेंगे सी का मान, जो कि हमें दिया गया है 2 -2 3 के बराबर। अब यहाँ फिर से यह गुणनफल परिभाषित है या नहीं, इसे चेक करने के लिए 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ हैं और यहाँ 3 पंक्तियाँ 1 स्तंभ है। यह दोनों मान बराबर है, इसका मतलब है यह गुणनफल परिभाषित है। और हमें यहाँ जो आंसर में मिलने वाला मैट्रिक्स है वह होगा ऑर्डर 3x1 का। इसका मतलब है 3 पंक्तियाँ होंगी और केवल एक ही स्तंभ का मान होगा। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, तो 0 की गुणा 2 में करने पर 0, 7 की गुणा -2 में करेंगे -14, 8 की गुणा 3 में करेंगे 24। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की गुणा स्तंभ में कर लेने पर -10 + 0 + 30, तीसरी पंक्ति की गुणा स्तंभ में करने पर 16 + 12 + 0। इन्हें हल करके हमें आंसर मिल जाता है 24 से 14 घटा लेंगे तो हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा 10, 30 से 10 घटाएंगे 20 और यहाँ जोड़ करके इन्हें हो जाता है 28। इसे हम नाम दे दें समीकरण नंबर 1। इसके बाद हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी AC और BC ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हम ज्ञात करके बताएंगे AC का मान। तो इनके गुणनफल को ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ आव्यूह A लिख लिया है और इसके पीछे गुणा में आव्यूह C का मान लिख लिया है। फिर से यह परिभाषित होंगे क्योंकि यहाँ स्तंभों की संख्या यहाँ पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसे ज्ञात करने के लिए फिर से हमारे पास जो आंसर आएगा वह 3x1 में मिलेगा। 3 पंक्तियाँ होंगी, एक स्तंभ होगा। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करने पर 0, 6 की गुणा -2 में करेंगे -12, 7 की गुणा 3 में करेंगे 21। इसी तरीके से हमें नीचे वाली लाइन में मिलेगा -12 + 0 + 24। अगली लाइन में यहाँ हमें मिलेगा 14 + 16 + 0। इन्हें जोड़ करके यदि हम लिख लें तो हमें आंसर में मिल जाएगा 21 में से 12 यदि हम घटा लेते हैं तो 9, यहाँ मिलेंगे 12 प्लस में और यहाँ इन्हें जोड़ करके हो जाएगा 30। तो ये हो जाता है AC का मान। इसी तरीके से निकाल लें BC का मान। फिर से इस गुणनफल को ज्ञात करने के लिए मैंने आव्यूह B और आव्यूह C के मान यहाँ लिख लिए हैं।
यही कंडीशन यहाँ हो रही है। यहाँ स्तंभों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या के। फिर से हमें यहाँ आंसर में 3x1 का ही एक मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो पहली पंक्ति की गुणा स्तंभ से कर लेने पर 0 की गुणा 2 में करेंगे 0, 1 की गुणा -2 में करेंगे -2, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की गुणा करने पर 2 + 0 + 6। इसी बार तीसरी पंक्ति की गुणा स्तंभ में करेंगे तो 2 + -4 + 0। इन्हें हल करके हमें मिल जाएगा। इन्हें यदि हम जोड़ लेते हैं तो प्लस में 1, यहाँ 8 और यहाँ माइनस में 2। इसके बाद हमें ज्ञात करके बताना था दूसरे पक्ष में AC + BC का मान। तो हम यहाँ निकाल लेंगे AC + BC का मान। ऊपर जो अभी हमें AC का आंसर मिला है उसे लिख लें। तो आंसर था 9, 12, 30, बीच में प्लस लगाएंगे और BC का मान लिख लेंगे। BC का मान है 1, 8 -2। दोनों समान ऑर्डर के हैं, समान कोटि के हैं। इनके संगत अवयवों को जोड़ लेने पर 9 और 1 10, 12 और 8 20, 30 से 2 घटाएंगे तो प्लस में 28। इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था AC ज्ञात करके बताइए, तो हमने उन्हें AC निकाल के बता दिया है। BC ज्ञात करने को कहा था, BC भी याद कर लिया है। A + B × C निकालने को कह रहे थे, तो A + B × C भी हमने उन्हें निकाल करके बता दिया है। अब सिद्ध करके बताना है कि यह जो हमें A + B × C का मान मिला है और यह जो AC + BC का मान मिला है वह बराबर है। तो यदि आप इन दोनों समीकरणों की तुलना करके देखते हो तो आपको दोनों अवयव समान नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें प्राप्त हो जाता है A + B × C बराबर है AC + BC के। तो यह हो जाता है गुणन में वितरण नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। गुणन से संबंधित जो प्रॉपर्टीज़ और बच रही हैं, जो गुणधर्म और बच रहे हैं, हम उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।